142 साल का इतिहास संजो कर रखने वाली पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने अब तक न जाने कितने ही ब्यूरोक्रेट्स पैदा किए, कितने ही साइंटिस्ट, कितने जजेस, यहाँ तक कि नोबेल पुरस्कार विजेता भी, और तो और पॉलिटिशियंस और प्रधानमंत्री तक इस पंजाब यूनिवर्सिटी से निकले हैं। पर हैरानी तब होती है जब एक तरफ इतना बुलंद इतिहास रखने वाले पंजाब यूनिवर्सिटी में दूसरी तरफ प्रशासनिक तंत्र में कुछ ऐसे नाकाबिल लोग बैठे हों जिनको ये भी ना पता हो कि यूनिवर्सिटी रूल्स क्या कहते हैं या फिर पीयू कैलेंडर क्या कहता है। हो सकता है कारण दूसरा भी हो कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा गड़बड़ घोटाला चल रहा हो जिसको छुपाने के लिए ऐसे बेतुके उल जलूल जवाब दिए जा रहे हों। आप देख रहे हैं द खबरसार, मैं हूं आपके साथ ठाकुर अमनदीप सिंह। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर आर के सिंगला। सबसे पहले स्वागत करेंगे, फिर सवाल करेंगे। सिंगला साहब बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब। सिंगला साहब, सबसे पहले एक 13 जून 2024 को डिप्टी रजिस्ट्रार कॉलेजेस पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की तरफ से एक चिट्ठी निकाली गई। वो चिट्ठी क्या कहती है, उस चिट्ठी में क्या लिखा है और क्या वाकई में चिट्ठी में लिखी हुई बात को लिखकर बताने की ज़रूरत थी या फिर नहीं? ये जो लेटर है 13 जून वाला जो निकाला गया, इसका बैकग्राउंड ये है कि इस लेटर में ये लिखा हुआ है कि अब के बाद जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ 204 के आसपास कॉलेजेस हैं जो एफिलिएटेड हैं। हर कॉलेज की अपनी एक गवर्निंग बॉडी होती है जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन कंपोजिशन एज़ पर पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट और कैलेंडर होती है। तो ये वो बॉडी होती है जो कॉलेज को चलाती है, जिसको पंजाब यूनिवर्सिटी अप्रूव करती है और जिसको गवर्नमेंट ग्रांट देती है। यानी कि लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी जो है वो कॉलेज की गवर्निंग बॉडी होती है। तो जिस लेटर की आप बात कर रहे हैं, 13 जून का ये लेटर है, इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार मिस्टर सुरजीत सिंह ठाकुर ने सभी कॉलेजेस को ये लेटर निकाला है। उनके प्रिंसिपल्स और जो गवर्निंग बॉडी के प्रेजिडेंट्स हैं उनको बताया कि आगे से पंजाब यूनिवर्सिटी गवर्निंग बॉडी को छोड़ के और किसी भी संस्था के साथ करस्पॉन्डेंस नहीं करेगी। तो कॉलेज में जो नियुक्ति होनी है, अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशंस, सिलेक्शन, कुछ भी होना है तो उसके लिए सिर्फ गवर्निंग बॉडी ही करस्पॉन्डेंस कर सकती है, कोई और नहीं। और अगर करेगी तो यूनिवर्सिटी उनको एंटरटेन नहीं करेगी। सिंगला साहब, क्या ये बात कहने की ज़रूरत थी? यही तो हैरानी की बात है कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो कॉलेजेस को बता रही है कि आगे से नहीं करेगी। तो इसका मतलब सबसे पहली बात तो पंजाब यूनिवर्सिटी ये मानती है कि 1947 में पंजाब यूनिवर्सिटी बनने से लेके आज तक ये उनसे पत्राचार करते रहे हैं। तो बजाय के कॉलेजेस को बताने के, इनको अपनी तरफ देखना चाहिए था, अपना मुंह शीशे में देखना चाहिए था कि ये आज तक उनके साथ करस्पॉन्डेंस करते ही क्यों रहे। नहीं, मतलब समझा जाए कि सुरजीत ठाकुर जी की तरफ से जो डिप्टी रजिस्ट्रार कॉलेजेस हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, उनकी तरफ से निकाला गया ये लेटर एक तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी का कबूलनामा है कि अब तक हम उन लोगों से भी कॉरस्पॉन्डेंस करते रहे हैं जिनसे करना बनता ही नहीं था या जिनका कोई औचित्य ही नहीं था। बिल्कुल, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी आज तक उन संस्थाओं से भी करस्पॉन्डेंस करती रही है कॉलेजेस को चलाने के मामले में जो जिनके साथ करस्पॉन्डेंस इलीगल थी, जिनका कॉलेज के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन अपनी गलती मानने और सुधारने की बजाय ये कॉलेजों को बता रहे हैं कि आगे से हम उनके साथ ही करस्पॉन्डेंस करेंगे, जिसकी वजह से ये लेटर निकाला गया है। अब इस लेटर पे आते हैं हम। इस लेटर में पॉइंट्स है। पहली बात तो ये है कि यूनिवर्सिटी उसी गवर्निंग बॉडी से करेगी जो पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेंडर के मुताबिक बनी है। तो दूसरा इसमें ये भी लिखा हुआ है कि पहले जो इंटरव्यूज़ होती थी सिलेक्शन की, प्रमोशंस की, वो होनी चाहिए या तो कॉलेज कैंपस में या यूनिवर्सिटी के कॉलेज भवन में जिन्होंने एफिलिएशन दी है। लेकिन दोनों को छोड़कर पहले ये बाहर होती थी, कभी किसी होटल में या प्राइवेट संस्था में। तो अब यूनिवर्सिटी ने वो भी स्पष्ट कर दिया कि आगे से जो लेक्चरर, प्रिंसिपल या कोई भी अपॉइंटमेंट की इंटरव्यू है वो यूनिवर्सिटी कैंपस में या कॉलेज में ही होगी। तो ये है इस पत्र के कंटेंट्स। अब इस पत्र को लेके मैंने एक आरटीए एप्लीकेशन डाली थी पंजाब यूनिवर्सिटी की कॉलेजेस ब्रांच को, जिसके बड़े बेहुदा से जवाब आए हैं। तो हम चलते हैं उस आरटीए एप्लीकेशन। बड़े बेहुदा जवाब आए हैं? हाँ जी, मतलब उम्मीद मुताबिक ही आए हैं। उम्मीद भी इनसे यही थी? उम्मीद भी यही थी, क्योंकि कॉलेजेस ब्रांच जिस तरीके से आरटीए कानून की पारदर्शिता की, जवाबदेही की धज्जियाँ उड़ा रही है, शायद पंजाब यूनिवर्सिटी कोई और दूसरी ब्रांच ऐसा ना कर रही हो एक इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच को छोड़ के। इसका कारण ये भी है कि ये वो ब्रांच है जो 204 कॉलेजेस को
डील कर रही है। तो इसका मतलब अगर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इस ब्रांच की मिसिंग है तो गैर कानूनी काम कितने कॉलेजेस में चल रहे होंगे, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस मुताबिक तो कार्रवाई डिप्टी रजिस्ट्रार कॉलेजेस के ऊपर भी होनी बनती है, सुरजीत ठाकुर के ऊपर। मेरे हिसाब से पहली कार्रवाई तो उनके ऊपर ही, वैसे तो देखो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, डीन, कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल और डिप्टी रजिस्ट्रार कॉलेजेस तीनों जिम्मेवार हैं, पर डिप्टी रजिस्ट्रार कॉलेजेस ज़्यादा जिम्मेवार हैं मिस्टर सुरजीत सिंह ठाकुर, क्योंकि बतौर डिप्टी रजिस्ट्रार प्रशासनिक अधिकारी वो कॉलेजेस से जुड़े जो रूल रेगुलेशन है उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, और बतौर सूचना अधिकारी वो जनता को जवाब देते हैं कि कॉलेजेस के मामले में प्रशासन कर क्या रहा है, जबकि वो दोनों तरफ से फेल हैं, या ये भी कह सकते हैं फेल नहीं, मिली भुगत हैं कि जो घपले और घोटाले कॉलेजेस की फंक्शनिंग को अनदेखा करके किए जा रहे हैं उसको छुपाने के लिए ही आरटीआई में उल्टे सीधे जवाब दिए जा रहे हैं। तो क्योंकि मिस्टर सुरजीत सिंह ठाकुर दोनों ही फ्रंट्स पे फेल हैं या चालाकी कर रहे हैं, तो इसलिए मेरे हिसाब से दोनों से ज़्यादा, यानी कि रजिस्ट्रार और डीसी से ज़्यादा जिम्मेवारी तो डिप्टी रजिस्ट्रार कॉलेजेस की ही बनती है, यानी कि सुरजीत ठाकुर। हाँ जी। चलिए, आप आरटीआई में जो जवाब आया वो बताइए, लेकिन सर की एक बात से मुझे एक कहावत याद आ गई। हालांकि इस कहावत का इस कहानी से या इस कहानी के किसी भी पात्र से कोई लेना देना नहीं है, पर सर आपने भी शायद सुना होगा, वो कहते हैं ना भी कुत्ती चोरों के साथ मिल गई इसीलिए चोरी हो गई। खैर, आरटीआई पे आते, आरटीआई में जवाब क्या दिया इन्होंने? इसमें मैंने इनसे 4 सवाल पूछे थे। सबसे पहला सीधा सवाल था, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का कैलेंडर है उसके मुताबिक जब कोई भी संस्था, कोई भी कॉलेज की एफिलिएशन होती है तो उसकी गवर्निंग बॉडी की लिस्ट यूनिवर्सिटी को सबमिट करनी पड़ती है, और हर 3 साल बाद ये गवर्निंग बॉडी की कंपोजिशन बदल जाती है, और हर बार नई जो कंपोजिशन है वो भी जमा करवानी पड़ती है, क्योंकि ये गवर्निंग बॉडी ही है जिसके साथ यूनिवर्सिटी कॉरस्पॉन्डेंस करती है, जो इन्होंने अब इस पत्र में मान भी लिया है। तो कॉरस्पॉन्डेंस तभी करेगी जब इनके पास लिस्ट होगी, जो कि वैसे भी पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेंडर और एक्ट के मुताबिक होनी चाहिए। तो मेरा पहला सीधा सा सवाल ये था कि क्या जो नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं अफिलिएटेड टू पंजाब यूनिवर्सिटी, क्या उनकी वर्तमान गवर्निंग बॉडी की लिस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी के पास है? अगर है तो मुझे उनकी कॉपियाँ दी जाए। आंसर सीधा होना चाहिए था, है या नहीं है, या फिर कुछ कॉलेजेस की है कुछ कॉलेजेस की नहीं है, 3 शब्द थे, है ना। और दूसरा इसी सवाल का पार्ट था कि डिस्क्लोज द नेम ऑफ एरिंग कॉलेजेस, अगर कुछ कॉलेजों ने नहीं दी तो उनका नाम बताया जाए। तो ये बताने की बजाय कि गवर्निंग बॉडी की लिस्ट हमारे पास है या नहीं है, या किन किन्हों ने नहीं दी, उनका जवाब आता है कि CIC के फलाने डिसीजन के मुताबिक आप एक सवाल को दोबारा नहीं पूछ सकते, और ये वो सवाल है जो ऑलरेडी आप पहले पिछले साल पूछ चुके हैं और हम जवाब दे चुके हैं। अगर हम इनकी बात मान लें कि CIC के मुताबिक चलें, तो मैं पिछली RTA की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहले तो मैंने इसमें पूछा है वर्तमान गवर्निंग बॉडी, ना कि पिछले साल की। तो अगर हम एक बार गवर्निंग बॉडी की कंपोजिशन पूछ लेते हैं तो क्या उसके बाद गवर्निंग बॉडी की कंपोजिशन पूछने का अधिकार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है? जो अब मैंने पूछा था वो वर्तमान का पूछा था, ना कि पुरानी का। दूसरी बात है, अगर हम पुराना जवाब भी देखें तो जब मैंने उस टाइम पूछा था कि जो नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इनकी गवर्निंग बॉडी की लिस्ट प्रोवाइड की जाए, तो इसका जवाब मुझे ये आया था कि CIC के फलाने डिसीजन के मुताबिक PIO की ड्यूटी नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन को कंपाइल करे, कलेक्ट करे और प्रोवाइड करे, जबकि इसमें ना कोई कंपाइलेशन चाहिए नहीं थी। सिंपल सी बात है कि कॉलेजेस ने गवर्निंग बॉडी की लिस्ट आपको प्रोवाइड की है, जिन जिन कॉलेजेस ने की उसकी फोटोकॉपीज आप सर्टिफाई करके प्रोवाइड कर दो, और बाकियों की लिस्ट दे दो कि इन्होंने हमें नहीं की। तो वो देने की बजाय ये किस तरीके से गवर्निंग बॉडी की कंपोजिशन लिस्ट भी देने से भाग रहे हैं, जिससे पता चलता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। आप कह रहे हैं दाल में कुछ ना कुछ काला है, मुझे लगता है इन्होंने दाल ही काली बनाई है। और जो एक्ट के मुताबिक जो लिस्ट इनके पास होनी चाहिए थी सभी कॉलेजेस की, 204 या जितने भी नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी जो गवर्निंग बॉडी की लिस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी के पास होनी चाहिए थी, इन्होंने मांगने कहाँ से जाना है? इन्होंने तो अपने पास पड़ी हुई जानकारी ही आपको देनी है ना। तो ये कहाँ, ये कंपाइलेशन किस चीज़ की करने वाले हैं? एक सवाल ये भी है कि अगर तो गवर्निंग बॉडी की लिस्ट आपके पास है तो आपको प्रोवाइड करने में दिक्कत क्या है? इसमें तो कोई घोटाले का पर्दाफाश नहीं होने वाला। और अगर नहीं है तो फिर सवाल ये भी उठता है कि जब आपके पास गवर्निंग बॉडी की लिस्ट ही नहीं तो आप कॉरस्पॉन्डेंस कैसे करेंगे? आपके पास तो खुद ही लिस्ट नहीं, और आप कह रहे हैं हम कॉरस्पॉन्डेंस सिर्फ गवर्निंग बॉडी से ही करेंगे। वो तो अब बोला है ना। हाँ जी, नहीं अब बोला तो फिर मैं एप्लीकेशन भी मैंने आप डाली है, अब तो होनी चाहिए कम से कम। अब तक ये शायद हवा में तीर चलाते होंगे, पता नहीं फ़ोन पे किससे बात करते होंगे। लेकिन एक चीज़ और है,
अगर इनके पास लिस्ट नहीं थी गवर्निंग बॉडीज़ की, क्या एक्ट के मुताबिक संबंधित कॉलेजों की एफिलिएशन कैंसिल होनी चाहिए थी? हाँ बिल्कुल, एक्ट के मुताबिक हर कॉलेज ने कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो इनको प्रोवाइड करने होते हैं ईयरली बेसिस पे, मैंडेटरी होते हैं। मैंडेटरी होते हैं। और दूसरा, वो करें या ना करें, पंजाब यूनिवर्सिटी का कैलेंडर भी कहता है कि हर 4 साल में कम से कम एक बार यूनिवर्सिटी इंस्पेक्ट करके वो जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करेगी। तो चाहे कॉलेजेस अपने आप जमा करवाएं, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्पेक्शन करे, लेकिन ये रिकॉर्ड पंजाब यूनिवर्सिटी के मुताबिक, कायदे के मुताबिक होने ही चाहिए थे। अब इसमें मैं दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ। जो मैंने बताया कि 204 कॉलेजेस एफिलिएटेड है, इसमें कुछ संस्थाएं हैं जो एक कॉलेज चला रही है, 2 चला रही है या 4 चला रही है। यहाँ मैंने एक फॉर एग्जांपल सबसे जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो है डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी, चित्रगुप्त रोड, न्यू दिल्ली, जिनके टोटल 12 कॉलेज है, 9 पंजाब में और 3 चंडीगढ़ में, विच आर एफिलिएटेड टू पंजाब यूनिवर्सिटी। तो दूसरे सवाल में मैंने ये पूछा था कि मुझे ये जो 12 कॉलेजेस डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के साथ जुड़े हुए आपसे एफिलिएटेड है, इनकी गवर्निंग बॉडी की लिस्ट दी चाहिए। क्योंकि मतलब मेरे कहने का ये था कि आज से पहले आप इलीगली डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी दिल्ली से करस्पॉन्डेंस करते रहे हैं। अब आपने खुद मान लिया कि वो गलत है और आगे से नहीं करेंगे। आगे से किससे करेंगे? गवर्निंग बॉडी से। कौन सी गवर्निंग बॉडी? जो हर कॉलेज की अपनी अपनी होती है। तो इसका मतलब 12 के 12 कॉलेजेस की गवर्निंग बॉडी की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, जो कि आप पब्लिक को प्रोवाइड करें। तो वो भी ये प्रोवाइड नहीं कर रहे और सीधा यस या नो में जवाब देने की बजाय उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक रेफरेंस दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस का 2010 का, कि जिसमें लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा पब्लिक अथॉरिटी से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन मांगता है तो पीआईओ की ड्यूटी नहीं है कि वो उनको लेटर लिखे। तो उन्होंने बताया कि यहाँ क्योंकि 12 कॉलेजेस हैं तो इसलिए हम उनको लेटर नहीं डाल सकते एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शंस 2010। सर लेकिन आपने तो पंजाब यूनिवर्सिटी से उनके पास पड़ी हुई जानकारी मांगी है ना, आपने कॉलेजेस से तो कुछ मांगा ही नहीं। आपने तो कहा है पंजाब यूनिवर्सिटी के पास डीएवी के 12 जो कॉलेज हैं, 3 चंडीगढ़ के, 9 पंजाब के, उनकी जो गवर्निंग बॉडीज़ की जो लिस्ट, गवर्निंग बॉडीज़ की जो कॉलेजेस ने उनको प्रोवाइड कर रखी है पंजाब यूनिवर्सिटी ने और पंजाब यूनिवर्सिटी के संरक्षण में पड़ी है, वो दी जाए। एक्ट के मुताबिक जो लिस्टें हैं वो दी जाएँ। बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन मांगी थी जो पंजाब यूनिवर्सिटी की कस्टडी में है या होनी चाहिए। पर ये कह के इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि या तो ये चालाकी कर रहे हैं, होशियारी कर रहे हैं, उस लेटर का जिक्र करके इन्फॉर्मेशन देने से भाग रहे हैं, या फिर ये इतने अनपढ़ हैं, इतने इनएक्सपीरियंस्ड हैं कि इनको इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं। अब ये तो या तो पब्लिक सोच सकती है कि इसके पीछे सच क्या है, या फिर ये खुद जानते होंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल जो भी व्यक्ति डिप्टी रजिस्ट्रार बनता है उसका कम से कम 10-15 साल का एक्सपीरियंस होता है किसी भी संस्था में क्लर्क, असिस्टेंट, सुपरडेंट काम करने का, उसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार बनते हैं। अगर डिप्टी रजिस्ट्रार लेवल के व्यक्ति इस तरीके से धज्जियां उड़ा रहे हैं आरटी एक्ट की, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वो इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, अनजान हैं, या फिर जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं किसी चीज़ को छुपाने के लिए। सर इन्होंने तो चलो पल्ला झाड़ लिया, पर इससे पहले भी तो ये डीएवी कॉलेजेस के जो 12 डीएवी संस्था के जो 12 कॉलेजेस चंडीगढ़ और पंजाब में मिलाकर हैं, उनसे कोई ना कोई कॉरस्पॉन्डेंस करते होंगे। वो कहाँ करते थे फिर? हाँ, वही चीज़ है कि एक्चुअली मेरी जानकारी के मुताबिक आज तक जो कॉरस्पॉन्डेंस है वो कॉलेज की गवर्निंग बॉडी से ना करके डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी दिल्ली से करते रहे हैं, जिनके साथ कॉरस्पॉन्डेंस करना बाकायदा गैर कानूनी है और पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट और कैलेंडर के खिलाफ है, जो कि मेरी जानकारी के मुताबिक भी ये करते रहे हैं। और इनका लेटर भी ये बताता है कि ये करते रहे होंगे तभी इनको ये लेटर निकालना पड़ा। अब जो आपने सवाल पूछा, मेरा तीसरा सवाल इसी पे था कि अब तो आपने लेटर निकाल दिया, अब इससे पहले जो आप डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी से कॉरस्पॉन्डेंस करते रहे हैं इन 12 कॉलेजेस के मामले में, उसमें मुझे सिर्फ जो वर्तमान सेशन है 2023-24 उसकी कॉरस्पॉन्डेंस दिखाई जाए जो आपने इलीगली पंजाब यूनिवर्सिटी का प्लेटफॉर्म यूज़ करके एक संस्था से की है, जो कि गैर कानूनी है। अब आरटी एक्ट का काम है भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, भ्रष्टाचार को उजागर करना। तो इतना तो हमारा जानने का हक ही है कि अब तो आपने लेटर निकाल के स्पष्ट कर दिया कि आगे से ये भ्रष्टाचार नहीं होगा। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो गैर कानूनी काम है, ये जो भ्रष्टाचार है जो आज तक ये होता रहा है, अगर
आपके लिए पिछले 50 या 40 वर्षों का रिकॉर्ड दिखाना मुश्किल है, तो कम से कम इस गैर कानूनी प्रतिक्रिया का जो क्रिया है उसका 1 वर्ष का रिकॉर्ड तो दिखा ही सकते हैं ना। तो ये मेरा सवाल था कि मुझे डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी दिल्ली के साथ पिछले 1 साल में जो 23-24 का है हुए जो पत्राचार है उसके रिकॉर्ड दिए जाए। मिल गए रिकॉर्ड? ना, रिकॉर्ड मिले भी नहीं, हाँ या ना भी नहीं कही। इन्होंने सीधा 2 नंबर सवाल का जो जवाब था उसका जवाब 2 का ना देके लिखा 2 और 3 का कोई जवाब नहीं, गोल करके में खा गई। मतलब अब मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि अब पंजाब यूनिवर्सिटी में एक और तरीका आरटीआई में सूचना को छुपाने का ये है कि जब भी 10 सवाल पूछे जाएं और 4 सवाल ऐसा हो जिनका आपके पास कोई जवाब ना हो, तो उसका सीधा स्पष्ट हाँ या ना लिखने की बजाय उसको किसी और सवाल के साथ मर्ज करके उसी में आंसर दे दिया जाए। तो ये एक प्रक्रिया बन गई है इनकी, जिस तरीके से ये सूचना को छुपा रहे हैं। वैसे तो सर जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, उनको मेरे ख्याल से उनकी नाकाबिलियत को देखते हुए उनको एक बार पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट का पाठ पढ़ाना चाहिए, मेरे ख्याल क्लासेस लगवानी चाहिए। सर एक्ट से मुझे एक बात और याद आई है, क्या एक्ट के मुताबिक जो ये गवर्निंग बॉडीज़ की लिस्ट हैं, क्या ये वेबसाइट पर, क्योंकि ये कोई छुपाने वाली चीज़ तो है नहीं, क्या इनको वेबसाइट पर डालना ज़रूरी है या फिर नहीं? यही सवाल मैंने इनसे स्पष्ट पूछा था कि जो भी मांगी गई इन्फॉर्मेशन है, इससे संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन जो मांगी गई है, क्या आपने अपनी वेबसाइट पे डिस्क्लोज़ की है? क्योंकि आरटीआई एक्ट का सेक्शन 4(1)(b क्लियर कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक नहीं है, सबसे जुड़ी हुई है, कॉमन है, किसी को भी जरूरत पड़ सकती है, तो बजाय कि वो आरटीआई की एप्लीकेशन डाल के मांगे, वो तो कॉमन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होनी चाहिए, लाइब्रेरी में अवेलेबल होनी चाहिए, कोई फोल्डर छपने चाहिए या वेबसाइट पे होनी चाहिए। ये सवाल पूछा था कि क्या वो वेबसाइट पे डाली गई है कोई भी सूचना, तो जवाब आ रहा है द इन्फॉर्मेशन नो अवेलेबल। द इन्फॉर्मेशन नो अवेलेबल, पहले तो यहाँ तक मेरी अंग्रेजी की जानकारी है, मुझे ये इसका मीनिंग समझ नहीं आया कि व्हाट इज़ द इन्फॉर्मेशन इज़ नो अवेलेबल। एक्ट के साथ साथ अंग्रेजी की क्लासेस भी लगानी चाहिए पीएयू साहब की, सुरजीत ठाकुर जी की। मैंने अंग्रेजी के कुछ लोगों से कॉन्टैक्ट किया और पूछा, तो उन्होंने बताया कि चलो छोड़ो, इनका ऐसे ही तरीका होता है, इन्फॉर्मेशन इज़ नो अवेलेबल। अब इसमें ये क्या कहना चाहते हैं ये तो यूनिवर्सिटी बता सकेगी, पर ये कहने की बजाय कि क्या हमने वेबसाइट पे डाली है या वेबसाइट पे नहीं डाली, वो कह रहे हैं द इन्फॉर्मेशन इज़ नो अवेलेबल। अब मतलब जैसे कि आपने पूछा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, बजाय कि कहने के कि श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा है कि युगांडा वाले 4 लोग यहाँ पे आ गए हैं। हाँ, मतलब इस तरीके से ये कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं ताकि पब्लिक को सही सूचना ना मिल सके। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। डॉक्टर आर के सिंगला। लेकिन लाजवाब जवाब है पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक अधिकारियों का भी। आप देखिए, अगर सुरजीत ठाकुर जी भी ये वीडियो देख रहे होंगे, वैसे तो हमने आपको पहले भी आपकी ही एक खबर के लिए कई बार संपर्क किया और आप आउट ऑफ रीच ही रहते हैं, फ़ोन उठाते नहीं, जवाब आपने देना नहीं है। बेशर्मी की सभी हदें पार करके बैठे हैं कुछ अधिकारी, और उनमें सुरजीत ठाकुर जी भी अगर हम कहीं शामिल हैं तो इसमें कोई गुर्रेज करने वाली बात नहीं होगी। और पर सुरजीत ठाकुर जी बतौर डिप्टी रजिस्ट्रार कॉलेजेस पंजाब यूनिवर्सिटी, अगर आपने एक्ट पढ़ा हो तो एक्ट में ये लिखा है ऐसी जानकारी जो सभी लोगों से जुड़ी है वो सार्वजनिक होनी चाहिए, तो क्या वेबसाइट्स पर है? और दूसरी बात, गवर्निंग बॉडीज़ की जो याद आपको 13 जून 2024 को आई है, तो जनाब एक्ट के मुताबिक ये तो हर 3 साल बाद रिकॉन्स्टिट्यूट करके वो आपको कंपोजिशन भेजी जानी चाहिए, लिस्ट आनी चाहिए पंजाब यूनिवर्सिटी के पास। तो आप बजाय कि और लोगों के घर में जाकर दरवाज़ा खड़काकर वहाँ पर शोर मचाएं, आप अपनी पीढ़ी के नीचे भी तो एक बार डंडा घुमाकर देखें वहाँ कुछ लिस्ट पड़ी है कि नहीं पड़ी, या फिर आपने एक्ट के मुताबिक जो चीज़ें मैंडेटरी हैं एफिलिएशन के लिए, उन चीज़ों को दरकिनार करके एफिलिएशन बांट रखी है। एफिलिएशन अगर किसी कॉलेज की हो रखी है और ये मैंडेटरी है कि गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए और वो लिस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करवाएगा, या हर साल पंजाब यूनिवर्सिटी भी पूछ सकती है, तो क्या आपने पूछा, ये जहमत आपने उठाई है, या फिर 13 जून 2024 को आपकी आंख खुली और आपको याद आया नहीं गवर्निंग बॉडी नाम की भी कोई चीज़ होती है जो कि एक्ट में लिखी हुई है? तो हम पूछ लेते हैं, क्योंकि 142 साल हो चुके हैं पंजाब यूनिवर्सिटी बनी को, तो मैं अभी अब जाग गया हूँ, तो आज हम चिट्ठी निकाल कर पूछते हैं। तो जनाब, ये बेशर्मी की चादर कब तक ओढ़ के बैठे रहोगे? कम से कम जिन कॉलेजेस ने ये लिस्ट नहीं दी है, क्या उनको आपने कभी पूछने की जहमत की है? कार्रवाई तो आप पर भी होनी चाहिए। क्या ये भी सवाल उठता है कि क्या आप भी ऐसे घोटाले करने वालों के साथ मिले हुए हैं,
ये सवाल इसलिए क्योंकि आपने आज तक ना तो वो सूची जारी की है, ना उस सूची को सार्वजनिक किया है, और ना ही आप ये बताने में काबिल रहे हैं या कामयाब रहे हैं कि वो सूची गवर्निंग बॉडीज़ की किसी भी कॉलेज की, चाहे वो डीएवी कॉलेज हो या कोई और कॉलेज हो, उनकी आपके पास अवेलेबल है। और रही बात सिंगला साहब की आरटीआई की, उन्होंने ये पूछा था कि जो 12 कॉलेजेस हैं, 3 चंडीगढ़ में और 9 पंजाब में डीएवी संस्था के, क्या उनकी गवर्निंग बॉडीज़ की जो लिस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी के पास है, जो रूल के एक्ट के मुताबिक आपके पास होनी चाहिए, क्या वो है? अगर है तो हमें दी जाए। तो किसी से मांगने तो नहीं आपने जाना था, आपने तो अपनी ही फाइल से चीज़ निकालकर या लिस्ट निकालकर 12 फोटोकॉपी कराकर देनी थी। या फिर अब ये समझा जाए कि डीएवी वालों ने आपको चुप करा रखा है, या फिर ये समझा जाए आपके पास वो लिस्ट नहीं है, या फिर कारण कोई और है, या आपको अंग्रेज़ी पढ़नी नहीं आती, हिंदी में वार्तालाप किया जाए, वो भी बता दीजिए। कोई तो कारण तो बताइए ना। आखिर कब तक ऐसे चुप रहोगे और चुप बैठोगे और पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रशासनिक अमले का नाम खराब करोगे? वैसे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के 142 सालों के इतिहास में शायद ये पहला मौका होगा कि जब पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के ऊपर इतने सवाल उठ रहे हैं, वो भी डिप्टी रजिस्ट्रार कॉलेजेस पंजाब यूनिवर्सिटी सुरजीत ठाकुर जैसे चंद लोगों की वजह से। अब या तो ये नाकाबिल हैं या फिर घोटाले करने वालों को संरक्षण दे रहे हैं। संरक्षण से याद आया, जिस तरीके से नैक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, यूनिवर्सिटीज़ को ग्रेडेशन देती है ना, पढ़ाई या कुछ और चीज़ों के लिए, अगर नैक कोई ऐसा एक सिस्टम शुरू करे जिसमें यह देखा जाए कि सबसे ज़्यादा घोटाले किस यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं, या फिर सबसे ज़्यादा घोटालों को संरक्षण किस यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक अधिकारी दे रहे हैं, तो सुरजीत ठाकुर और इनके जैसे और लोग जो हैं, उस चीज़ में भी नैक से A+ ग्रेड लेकर ज़रूर जाएंगे। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, यहाँ तो शुरुआत है। आगे आगे आपको बताएंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी में ही बैठे कुछ ऐसे लोग जिनको अगर हम काली भेड़ें, ब्लैक शीप्स कहें तो गलत नहीं होगा, किस तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम करने पर लगी हैं। कैमरा पर्सन कमल के साथ ठाकुर अमनदीप सिंह, द खबरसार, चंडीगढ़।